हमारी कहानी शुरू होती है एक सिनिस्टर कल्ट के साथ जो किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। उनके आसपास अजीबोगरीब क्रिएचर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ क्रिएचर्स पे अटैक हो जाता है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वहां पहुंच जाता है। स्वॉर्ड लॉर्ड रेचोंग दूसरों को बताता है कि वो लीड करेगा। उसके साथ है जोर्स बीएम जो एक ग्रेवे गडिगर है, और मारिया जैगर जो एक सेंट है। वो सबको बताती है कि उन्हें समनिंग रिचुअल को रोकना होगा। लेकिन तभी एक वार्निंग आती है, बोलते हैं कि अब देर हो चुकी है क्योंकि टावर का टीयर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और टावर के लिए एक नया रेड ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो गया है। वहां मौजूद सब लोग देखते हैं कि फिफ्थ सीजन का बॉस, जिसका नाम है लॉर्ड ऑन पेस्टिलेंस, अब सामने आ चुका है। अब उनका ऑब्जेक्टिव है इस बॉस को हराना, लेकिन ये इजी नहीं है क्योंकि बॉस आस पास के काफी वॉरियर्स को हरा देता है। सेंट हिम्मत नहीं हारती, वो आगे बढ़ती है डिस्पाइट डिफिकल्टीज। उसके फ्रेंड्स देख चुके हैं कितने लोग हार चुके हैं। तभी रे चोंग पैनिक करता है और भाग जाता है। बोलता है कि उसे मरना नहीं है। लेकिन बॉस किसी को निकलने नहीं देना चाहता। जल्दी ही वो एक अटैक करता है जो डायरेक्टली स्वॉर्ड लॉर्ड पे टारगेटेड होता है और कई लोगों को हिट करता है। इस कंफ्यूजन के बीच एक नया वॉरियर अपीयर होता है। वो है प्रोटैगोनिस्ट, जिसे सब लोग पहचान जाते हैं एज द फेमस हीरो किंग। जैसे ही वो आता है, सीधा एनिमी की तरफ जाता है। बॉस बिना हेजिटेशन के उस पर अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट वो अटैक डॉज कर लेता है। ये देखकर बॉस थ्रिल्ड हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच क्लैश होता है। उनकी बैटल जगह पे काफी डिस्ट्रक्शन कर देती है। सैंट और बाकी लोग अमेज्ड होते हैं। बॉस हीरो से पूछता है क्या वो सच में अकेला अटैक करेगा। कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की पूरी होप उसी पे है। बॉस बोलता है कि हीरो की डिफीट कोली होगी एक ऐसे पेस्टिलेंस के समंदर में जहां कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन हीरो बोलता है कि वो अपनी सारी पावर्स दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ा कंसर्न था। जल्दी ही एनेमी को रियलाइज होता है कि उसका ओपोनेंट अपना असली पावर छुपा रहा था। उसके रिएक्ट करने से पहले ही एक बड़ा लाइटनिंग अटैक उसे हिट कर देता है। जो वॉरियर्स अभी तक जिंदा हैं, वो सब ये सीन क्लोज से देखते हैं। हीरो किंग के विक्टोरियस होते ही सब रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एनिमी को डिफीट कर दिया है। लॉर्ड ऑफ पेस्टिलेंस के गिरने के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दुनिया के एंड को रोक दिया। सिस्टम अलर्ट करता है कि प्लेयर कांग, जिसने बॉस को मारा, उसके लिए एक लेजेंडरी इक्विपमेंट अवेलेबल होगा। और इस विक्टोरी के साथ दुनिया एक साल और सरवाइव करने लायक बन गई। प्लेयर रैंकिंग में कांग सबसे टॉप पे है, चारों सीजन्स में नंबर वन प्लेयर। रेड लेवल, इक्विपमेंट, स्किल और कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स में पहला। उसे किंग ऑफ हीरोज बोला जाता है। के युंग। वो हर जगह दिखाई देता है, टीवी पर भी। एक छोटी लड़की उसे देखकर सुपर एक्साइटेड होती है क्योंकि वो उसकी बड़ी फैन है। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग हीरो के फैन हैं जिन्होंने दुनिया को कई बार बचाया। एक हीरोज मीटिंग में प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि सबको कुछ कहना चाहेगा। हीरो इंटरेस्टेड नहीं लगता, लेकिन मारिया जैगर इंसिस्ट करती है कि उसे बोलना चाहिए, चाहे वो ना चाहता हो, क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है। ये सब जेनेवा के यूएन कॉन्फ्रेंस रूम में हो रहा होता है, जहां इस सीजन के टॉप 10 प्लेयर गैदर होते हैं। कांग को पॉइंट आउट किया जाता है एज द वन जिसने वर्ल्ड को हीरोइकली सेव किया और अपनी लाइफ रिस्क में डाली। लेकिन कांग कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है और उसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया। सब लोग इस जवाब से शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मारिया जैगर, जिसे समझ नहीं आता कि क्या रिएक्ट करे। वो जो सबके लिए हीरो था, कहता है कि उसके लिए ये सब काफी पहले खत्म हो गया था। एक दिन अचानक दुनिया एक गेम बन गई। सिटीज और स्ट्रीट्स में बड़े बड़े टावर्स जनरेट हो गए और स्काई तक पहुंचने लगे। कुछ दिन बाद उन टावर्स से मॉन्स्टर्स निकलकर लोगों को मारने लगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सब लोग सोचना लगे कि वर्ल्ड का एंड आ गया है। लेकिन इसी बीच एक रोशनी दिखी जब प्लेयर अपीयर हुए। उन्होंने मॉन्स्टर्स से फाइट किया, लोगों की मदद की और हर पॉसिबल एफर्ट किया तो हेल्प। तभी नए वर्ल्ड के रूल्स अनाउंस हुए। टावर ब्रेक एक फिनोमिनन जिसमें मॉन्स्टर्स टावर से निकलते हैं, उसे रोका जा सकता था, लेकिन सिर्फ तब अगर टावर को एक स्पेसिफिक टाइम में अटैक किया जाए। इसलिए प्लेयर जो सुपर ह्यूमन पावर्स रखते थे, वो हीरो बन गए। हीरो किंग के कमेंट्स देखकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। उसने अपने इमोशंस पब्लिक किए बिना किसी शर्म के, इसलिए फोरम्स में इस टॉपिक पे हीटेड डिस्कशन होने लगा। पूरे कंट्री की प्लेयर कम्युनिटी जो नेचुरली फॉर्म हो गई थी इस गेम बन चुकी दुनिया में, इस बात पे डिवाइडेड थी। ये एक ऐसी जगह है जहां हर रेड की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और प्लेयर आइटम्स का ट्रेड भी करते हैं।
हीरो किंग खुद भी इन फोरम्स को अनोनिमसली विजिट करता था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसका सच ऑलमोस्ट रिवील हो गया। वो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर से दूर गया फ्रेश एयर लेने, पर उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट के बाहर एक क्राउड उसे देख रहा था। अब वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता बिना जर्नलिस्ट्स के सामने किए। जर्नलिस्ट ने उसे सराउंड कर लिया और उसके लास्ट पब्लिक स्पीच के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे। कांग कहता है कि टीवी के सेलिब्रिटीज बस नशे में होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और पूछता है क्या उन्हें कुछ आता भी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट दे के रिपे पे करेगा। रिपोर्टर्स पहले नहीं समझ पाते कि किंग का मतलब क्या है, लेकिन तभी कुछ अजीब महसूस होता है। जमीन हिलती है, एक बड़ा ट्रेमर फील होता है। हीरो सिस्टम अलर्ट देता है कि नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है और टावर की स्ट्रक्चर बन रही है। सिस्टम बताता है कि प्लेयर टावर्स के ग्राउंड फ्लोर के गेट से इंफॉर्मेशन पढ़ के उनमें एंटर कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्रेक अप्रोच करता है, फ्लोटिंग टावर ग्राउंड के पास आता है और प्लेयर को टावर की हाइट का ध्यान रखना चाहिए और अटैक करके दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहिए। कांग ही एक ऐसा है जो बिल्कुल भी वॉरिड नहीं है। वो अपने कुछ पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और निकल जाता है। फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और कहता है कि यहाँ तो कोई रैट्स भी नहीं है जैसे एक्सपेक्ट किया था। सीजन का पहला दिन शांत है। उसका सिस्टम अलर्ट करता है कि ज़्यादातर मानर्स खुश हैं क्लाउन मैनर के कॉन्ट्रैक्टर को देखकर। आयरन मैनर खुशी से हंस रहा है और ब्लेसिंग देता है उसको जिसने अपनी स्वॉर्ड छोड़ दी। ब्लिजार्ड मैनर भी हंसता है और ब्लेसिंग देता है उसको जिसने मिरर लाया। केन उसे बोलता है कि हंसते रहो। सिस्टम फिर अलर्ट करता है कि उसकी फेंसिंग एप्टीट्यूड बढ़ गई है और मैजिक भी इम्प्रूव हुआ है। ये एक्शंस मीनिंगफुल हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यूएन हॉल वाले दिन थे। रिवॉर्ड्स मिलते हैं ट्रांसेंडेंट बीइंग्स से जो खुद को मैनर्क्स कहते हैं और प्लेयर जैसे कांग को ऑब्जर्व करते हैं। फिर सिस्टम अलर्ट देता है कि गोल्ड एंड लेजेंड्स मैनर्क हंसी से पागल हो रहा है और ब्लेसिंग देता है उसको जो लेजेंड्स चूज करता है। इस ब्लेसिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए के युंग चाहता है कि वो सब एक साथ ले। सिस्टम बताता है कि लेजेंड्स चूज करने वाले प्लेयर का गेट पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसे पता चलता है कि उसने एक लेजेंडरी इक्विपमेंट पाई है, एक ब्लैक क्लोक विद गोल्डन क्रॉस, जिसका नाम है ओरियट फैनाटिसिज्म, और इसके फीचर्स इनक्रेडिबल हैं। के युंग सोचता है कि अब उसके पास एक लेजेंडरी डिफेंसिव आइटम है, एक हीरोइक रैंक स्किल और एक हीरोइक रैंक आर्टिफैक्ट। इसके साथ वो टावर एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सिस्टम अलर्ट देता है कि गोल्ड एंड लेजेंड्स मानेर्क ने लेजेंड्स की ब्लेसिंग वापस ले ली है और उसके टी शर्ट बिजनेस को ब्लेस किया है। जब के युंग टावर के अंदर जाता है उसे कुछ एनिमीज मिलते हैं। करंट टावर मून ब्लड ऑर्क्स के स्पीशीज का है और उसका गोल है कि हाईएस्ट फ्लोर पे ऑर्क बॉस को डिफीट करे। तब कांग युंग सोचता है कि उसे अपनी हीरोइक रैंक स्किल टेस्ट करनी चाहिए। स्किल के अमेजिंग एट्रीब्यूट्स के साथ वो फ्रोजन स्वॉर्ड ट्रिगर करता है और अपनी आइस कंपैटिबिलिटी भी बढ़ा लेता है, जिसका एक और इफेक्ट है कोल्ड प्रीथ। वो ब्लिजार्ड मानियर को थैंक्स कहता है और अपने नए स्किल के साथ अटैक लॉन्च करता है। जब वो अटैक करता है तो प्रैक्टिकली आइस स्टॉर्म्स कंज्योर हो जाते हैं जो ऑर्क्स को फ्रीज कर देते हैं। ऑनर्क्स का नंबर ज़्यादा होता है लेकिन वो प्रोटैगोनिस्ट से डायरेक्टली फाइट नहीं कर पाते। सबको फ्रीज करके वो आगे बढ़ता है। सिस्टम अलर्ट देता है कि उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं। कांग पहला फ्लोर इजीली क्लियर कर लेता है और सोचता है क्या उसे फिर से दुनिया बचानी चाहिए। सिस्टम अलर्ट करता है कि उसने सेकंड फ्लोर रीच कर लिया है। वहां पहुंच के वो देखकर सरप्राइज हो जाता है, एक ऑर्क हॉट कैंप लगा रहा होता है। उनमें से एक ऑर्क स्ट्रेंज प्रेजेंस फील करता है और कहता है वॉरियर्स यहाँ हैं और वो उन्हें वलहाला ले जाएगा। अब वो ऑनर के साथ फाइट करेंगे और मरेंगे। प्रोटैगोनिस्ट उनसे कहता है रुक जाओ, मको में मैं तुम्हें सीधा पैराडाइज भेजने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद फाइट खत्म हो जाती है। वो फोर्थ फ्लोर पहुंचता है और लेवलिंग अप से खुश होता है। उसे बस ये टफ लगता है कि कोई रेस्ट फ्लोर नहीं है। इसी बीच सिस्टम अलर्ट देता है कि सॉन्ग ऑफ वॉर गार्ड्स बॉस रूम के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। कांग सोचता है ये परफेक्ट चांस है सबको ल्यूअर करने का, एलीट मॉन्स्टर फेस करने के लिए। फिर उसका सिस्टम बताता है कि स्टील किंग ने सॉन्ग ऑफ वॉर गार्ड्स को ब्लेस किया है। ऑर्क्स ये ब्लेसिंग फील करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बोलते हैं नह वलहल्ला उनका इंतजार कर रहा है और वो उस वॉरियर का पीछा करना चाहते हैं जो उन्हें लीड करेगा। वहाँ सब मिलके स्टील किंग के लिए ब्लड एंड स्टील का एंथम चांट कर रहे होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसके एनिमीज ने उससे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया, लेकिन उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता और वो उन पे अटैक करता है।
फाइट के बीच में वो नोटिस करता है कि कुछ अलग हो रहा है। एक एनिमी फुल फ्यूरी के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे प्रोटैगोनिस्ट थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है। फिर भी वो रुकता नहीं, लगातार अटैक करता रहता है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका डैमेज इनफ नहीं है। तब उसे लगता है कि एनिमी एक एलीट वॉरियर है जो आइस अटैक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। वो थोड़ा पीछे होता है और सोचता है कि एक परफेक्ट फेटल ब्लो मारा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसके पास वो राइट स्किल नहीं है। स्पेसिफिक सिचुएशन और इक्विपमेंट के साथ वो सेमीफाइनल क्लास के लेवल पे है। चेरी ऑन टॉप है उसकी फ्रोजन स्वॉर्ड, एक हीरोइक रैंकिंग स्किल और एक हीरोइक आर्टिफैक्ट। फिर प्रोटैगोनिस्ट अपना इन्वेंट्री खोलता है, लेकिन अनश्योर होता है कि क्या वो ये आइटम यूज कर पाएगा या नहीं। सिस्टम वार्न करता है कि अगर गलत यूज हुआ तो रिस्क है, लेकिन बताता है जो कुछ नहीं करता वो वल्हाला नहीं जा सकता। बिना और टाइम वेस्ट किए एनिमीज अपने एक्स थ्रो करते हैं। प्रोटैगोनिस्ट कहता है अब डाउट का टाइम नहीं है, और अपना आर्टिफैक्ट फ्रोजन हार्ट एक्टिवेट करता है। इससे एक पावरफुल आइस मैजिक की एसेंस डिटेक्ट होती है और उसके आइस स्किल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कांग सोचता है जब गोल्ड माइन जैसी आइटम्स मिल सकती हैं तो कम पे क्यों सेटल करें। एनिमीज चिल्लाते हैं वॉर तो वॉर होता है और फुल पावर में उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनका ओपोनेंट एक आर्मर ऑफ आइस पहने होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब प्रोटैगोनिस्ट के अटैक्स और भी पावरफुल हो चुके हैं। वो एनिमीज को डिफीट करता है और लेवल अप करता रहता है। कांग अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अपनी आइस स्वॉर्ड से वो एनिमीज के सारे अटैक्स काउंटर करता है, उन्हें फाइट के बीच फ्रीज करता है और कुछ के वेपन्स भी तोड़ देता है। अब वो रुथलेस हो चुका है, जितने एनिमीज मार रहा है उतना लेवल अप कर रहा है। ऑरक्स इसे पसंद नहीं करते और अगेसिवली अटैक करते हैं, लेकिन कांग भी पूरा फोर्स में रिटेलिएट करता है। वो अपने एनिमीज को दूर तक फेंक देता है। अब वो एक से ज्यादा आइस वेपन्स भी कंज्योर कर सकता है। एक एनिमी नोटिस करता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट इतना एजाइल है कि उन्हें उसकी मूवमेंट्स प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं देती। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसने ये फ्लोर क्लियर कर लिया है और कहता है कि स्टैट्स तो गलत थे। सिर्फ एक और बचा होता है तो वो फाइनल ब्लो देता है और सारे एनिमीज को डिफीट करके फिर से लेवल अप करता है। सिस्टम अलर्ट करता है कि उसे एक रैंडम स्किल कार्ड पैक रिवॉर्ड में मिल रहा है और 1000 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स भी। वो कार्ड देखता है और रियलाइज करता है कि उसे एक नई स्किल मिली है, स्टेप। उसे ये स्किल कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन कहता है कुछ नहीं से बेटर है। जब वो स्किल इक्विप करता है, उसके इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। फिर वो अगले फ्लोर पे जाता है जहां एक लड़की सरप्राइज होती है कि वो अभी तक जिंदा है। प्रोटैगोनिस्ट सॉरी फील करता है कि उसने उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतारा। लेकिन लड़की कहती है अच्छा है तू जिंदा है, वरना आइटम्स कौन बेचेगा। वो लड़की रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल इक्विपमेंट किंग बनाने के लिए, एक तरह का ऑटोनोमस वेंडर। वो प्रोटैगोनिस्ट से कहती है जो कुछ कलेक्ट किया है उसे कर ले, वरना मरने से पहले कुछ काम का कर जा। फिर कांग आइटम लिस्ट देखना चाहता है। लड़की कहती है कि अगर वो कार्ड पैक खरीदेगा तो एक लेजेंडरी कार्ड पक्का मिलेगा। कांग कहता है कि उसे उसकी बात पे विश्वास है, लेकिन पहले वो स्पीड पोशन और फायर पोशन खरीदता है। लड़की इंसिस्ट करती है कि कार्ड पैक भी ले ले, लेकिन कांग इग्नोर करता है और निकल जाता है। फिर वो फाइनल बॉस के फ्लोर पे पहुंचता है। बॉस कहता है अब वॉर का टाइम आ गया है और बोलता है कि ऑनर के साथ लड़ो और मरो। बॉस अटैक करता है और कांग मैजिकल शील्ड का यूज करता है प्रोटेक्शन के लिए। कांग सोचता है क्या मैं अब तक सिर्फ ड्वार्फ्स और ऑर्क्स से ही लड़ता आया हूँ। उसके बाद वो फायर पोशन थ्रो करता है जिससे एनिमी पूरा जल जाता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। फ्लेम्स के बीच बॉस एस्केप कर लेता है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, और अपनी आइस ब्लेड से बॉस के बॉडी में एक पावरफुल ब्लो मारता है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट कहता है जब ब्लेसिंग हो तो नॉर्मल स्किल भी यूजफुल बन जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बॉस फिर से उठ जाता है। सिस्टम अलर्ट करता है कि बॉस ने अपनी बर्सर एबिलिटी एक्टिवेट कर ली है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है ये गेम अब बोरिंग हो गया है, ये तो ईजी है। फाइनल बॉस रिटर्न करता है और कहता है कि अब वो प्रोटैगोनिस्ट को खत्म करेगा। बॉस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। कांग कहता है सिर्फ एक शॉकवेव ही इतना डैमेज कर सकती है कि अगर लग गई तो गेम ओवर है। लेकिन यह तभी होगा अगर वो सच में हिट हो जाता। थोड़ी ही देर बाद एनिमी उस पर अटैक करता है,
लेकिन अपनी इजीलिटी की वजह से प्रोटैगोनिस्ट लगातार डॉज करता रहता है। एनिमी बार बार उस पर वार करता है, लेकिन कांग हर अटैक से बच जाता है। इस बीच प्रोटैगोनिस्ट सेकंड्स काउंट कर रहा होता है, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो कहता है अब वक्त आ गया है। फिर वो अपना दूसरा पोषण यूज करता है जो उसने पहले खरीदा था, और बॉस का फ्लोर क्लीन कर देता है। उसका सिस्टम उसे विक्ट्री के लिए अलर्ट करता है और बताता है कि उसे रिवॉर्ड के रूप में एक कार्ड पैकेज मिला है। साथ ही सिस्टम ये भी कहता है कि वो पहला बंदा है जिसने इस टॉवर को डिफीट किया। प्रोटैगोनिस्ट कमेंट करता है कि थोड़ा स्केरी है कि अब तक सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है। जब वो अपना रिवॉर्ड ओपन करता है, वो कहता है कि ये बेस्ट नहीं है जो उसे मिल सकता था। फिर भी वो चेक करना चाहता है कि उसे क्या मिला। पहला कार्ड एक बहुत कॉमन टाइप का होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि एग्जैक्टली वही मिला जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, एक टोटल चंक। थोड़ी देर बाद वो टॉवर ऑफ द डेमन वर्शिपिंग इम्प्स जाता है। एनिमी जल्दी उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेते हैं और उसे मिलके हराने के लिए आते हैं। प्रोटैगनिस्ट उन सबके पास आने का वेट करता है, फिर एक पावरफुल आइस अटैक करता है जिसमें मैक्सिमम एनिमीज हिट हो जाते हैं। वो इस प्रोसेस को एंजॉय करता है क्योंकि इसका मेन गोल है अपनी स्किल्स डेवलप करना। जब ये फर्स्ट वेव ऑफ एनिमीज डिफीट हो जाती है, एक नई वेव शुरू होती है इस बार, और ज्यादा एनिमीज आते हैं। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट के लिए ये कुछ भी नहीं होता। वो एनिमी से कहता है कि वो सबको आराम से हरा देगा बिना किसी दिक्कत के, और जैसे उसने कहा था तो वो वैसे ही करता है। अपनी आई स्किल्स से वो सब एनिमीज को इजीली डिफीट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आई स्किल्स का लेवल भी बूस्ट हो जाता है। अचानक सिस्टम अलर्ट देता है कि टॉवर बॉस आ गया है। हेरेटिक इम्प चाहता है कि वो अपने डेमन किंग को ब्लड सैक्रिफाइस दे। जल्दी ही लीडर अपने लॉयल फॉलोअर्स को बोलता है कि वो सब मिलके प्रोटेगोनिस्ट की तरफ अटैक करें। लेकिन जैसे ही वो लोग मूव करते हैं, कांग उन्हें तुरंत डिफीट कर देता है, क्योंकि उसकी आइस मैजिक एनिमीज के अटैक्स से काफ़ी स्ट्रांग होती है। सिस्टम अलर्ट देता है कि आइस स्टेटस इफेक्ट टॉवर बॉस पे अप्लाई हो चुका है। कांग कहता है कि एनिमी परफेक्ट टाइम पे आया है क्योंकि वो कुछ टेस्ट करना चाहता था। सिस्टम रिवील करता है कि ग्लेशियल सिनर्जी रेनफोर्समेंट इफेक्ट ने उसके वेपन्स की क्वांटिटी और टाइप दोनों इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा अब प्रोटैगनिस्ट और भी ज़्यादा चिलिंग वेपन्स बना सकता है। वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए कई आइस स्पीयर्स क्रिएट करता है और बचे खुचे एनिमीज पे थ्रो कर देता है। जो इम्प्स पहले से ही वीक थे, वो अब बस फ्रोजन पंचिंग बैग्स बन जाते हैं। कांग उन पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता और सबको हरा के टॉवर पूरी तरह क्लीन कर देता है। इसके लिए उसे कुछ बोनस मिलते हैं, इंक्लूडिंग एक इक्विपमेंट टिकट। लेकिन क्योंकि उसके पास एल रेडी एक लेजेंडरी इक्विपमेंट है, ये टिकट उसके लिए यूजलेस बन जाता है। प्रोटैगोनिस्ट नोटिस करता है कि फ्रोजन ब्लेड इवन मल्टीपल पीसेस में स्प्लिट करने के बाद भी वीक नहीं होती। फिलहाल वो कोई डिफरेंस फील नहीं करता, चाहे वो एट पार्ट्स में हो। तभी सिस्टम उसे बोलता है कि वो अपने शैडो का वेलकम करे, क्योंकि टॉवर की एक फैक्शन उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई है। सिस्टम यूज एक्सप्लेन करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर वो डार्क काउंसिल से मिलता है। काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि उन्हें प्रोटैगोनिस्ट याद है, और पूछता है क्या वो अपने शैडो से फिर से मिलना चाहेगा और विस्पस ज्वाइन करना चाहेगा। कांग सोचता है कि ये आइडिया बुरा नहीं है और कहता है कि वो सच में ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन और भी फैक्शंस हैं जो डेस्पेरेटली डार्क काउंसिल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लीडर कहता है कि वेल अब प्रोटैगोनिस्ट को भी कवर करेगा, और पूछता है क्या वो ऑलरेडी डार्क पावर भूल चुका है। कांग कहता है बिल्कुल नहीं, उसने तो सिर्फ इसलिए ब्रिंग अप किया क्योंकि वो जानता है कि ये पावर कैसे काम करती है। वो सोचता है कि सिर्फ बातों से अपना काम निकालना मुश्किल होता है। फिर भी वो कहता है कि उसे एक शैडो बीस्ट चाहिए। अगर काउंसिल उसे वो दे सकती है, तो साथ ही एक रेयर डार्क एलिमेंट एबिलिटी कार्ड भी देना होगा। शैडो लीडर उसे कहता है कि अपने एग्जिस्टेंस को समन मत करो, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम्हारी मॉर्टल एग्जिस्टेंस टेम्परेरी है। तब प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसका इनके साथ काम करने का कोई चांस नहीं है, और वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उसने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन किसी ने कुछ रिटर्न नहीं किया। लेकिन शैडो लीडर उसे जाने नहीं देता। चाहे वो खुद भी नहीं चाहता, वो प्रोटैगनिस्ट की विश पूरी करता है। इसलिए कांग को सिस्टम से मैसेज मिलता है कि उसने शैडो बीस्ट एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा उसे एक स्पेशल अचीवमेंट भी मिलती है, एडॉप्टिंग अ कैट, और साथ ही 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं। प्रोटैगनिस्ट अब थोड़ा इस सब का आदत डाल रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक डिमांड थी,
क्योंकि उसने एक रेयर शैडो स्किल कार्ड भी मांगा था। जब उसे वो कार्ड भी मिल जाता है तब कांग फाइनली एग्री करता है डार्क काउंसिल ज्वाइन करने के लिए। इस तरीके से उसकी अफिनिटी उस फैक्शन के साथ बढ़ गई। वहां से निकलने के बाद प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि इस सीजन काफी जबरदस्त होने वाला है और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी प्रोग्रेस कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर अभी रुक जाना चाहिए जब सब अच्छा लग रहा है और अपनी कंडीशन को एडजस्ट करना शुरू करना चाहिए। इन्हीं सोच विचारों के बीच किसी ने उसे धीरे से बुलाया। प्रोटैगोनिस्ट तुरंत सोचता है कि अब क्या होने वाला है। कुछ रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं उससे इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने उसके लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में सुन लिया होता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट थका हुआ होता है और सिर्फ एवेसिव यानी घूमा फिरा के जवाब देता है। जर्नलिस्ट्स बार बार उससे कुछ नया निकलवाने की कोशिश करते हैं, उसके लेटेस्ट एक्शंस के बारे में पूछते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इस सीजन की रेस काफ़ी हीटेड हो गई है। कांग पूछता है कितने लोग वहां थे। उनका जवाब होता है कि चाइनीज पार्टी गिल्ड के 5 वेटेरन्स थे जिन्हें स्वॉर्ड मास्टर लीड कर रहा था, लेकिन अटैक के दौरान 4 प्लेयर मारे गए। तो प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये बंदा स्वॉर्ड मास्टर नहीं बल्कि शील्ड मास्टर है क्योंकि इसने ह्यूमन शील्ड्स यूज किए। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या कांग इस कमेंट के जरिए अपने ओपोनेंट को प्रोवोक कर रहा है। कांग पूछता है कि ये बंदा कितने लोगों के साथ था। कोई जवाब देता है कि वो अकेला था। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये वॉरियर्स पहले दिन से ही फुल जोश में था, लेकिन दिल में सोचता है कि रेस के स्टार्टिंग से ही पार्टिसिपेट करना बेकार है क्योंकि सबको पता है कि सेंट सबसे पहले स्किल्स और आइटम्स कलेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ग्रेव डिगर इस बार गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शायद वो टीयर 4 आइटम्स एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग कर रहा है। जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि प्रोटैगोनिस्ट का इस पर क्या कहना है, तो वो सिंपली कहता है कि उसे लगता है कि वो वॉरियर पागल है। इस बात से सब समझ जाते हैं कि प्रोटैगोनिस्ट स्वॉर्ड मास्टर के साथ रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो कहता है कि वो भी थोड़ा पागल है और अगर जीतने वाले पागल और हारने वाले पागल में चुनना हो तो वो जीतने वाले पागल बनना चाहेगा। आखिर में वो पूछता है कि क्या कोई है जो उसकी मदद कर सके टीयर 5 टॉवर तक पहुंचने में। थोड़ी देर बाद प्रोटैगोनिस्ट खुद को अकेला पाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक चीज़ है जो विक्ट्री की ग्लोरी को रोक सकती है। इतने लोगों ने उसकी जीत पर दांव लगाया है, लेकिन उसके लिए ये अब सिर्फ प्राइड का मामला नहीं रहा। उसे पता है कि जो प्लेयर पहले से टॉवर के अंदर है वो स्वॉर्ड मास्टर ही है और वो सच में गेम को सीरियस ले रहा है। जब प्रोटैगोनिस्ट डिसाइड करता है कि उसे टॉवर में घुसना है तो सिस्टम उसे मिशन का एक समरी देता है। कावालिस एम्पायर या रोडिया किंगडम। कांग को जिस साइड में ज़्यादा इंसाफ लगे उसके लिए लड़ना होगा। उसे लगता है कि कम्युनिस्ट्स इम्पीरियलिज्म के लिए लड़ रहे हैं और अगर उसे चूज़ करना ही पड़े तो वो किंगडम को चूज़ करेगा क्योंकि इस गेम में हमेशा डिसएडवांटेज्ड साइड को बेहतर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो वो रोडिया किंगडम चूज़ करता है और पैलेस फाउंटेन की तरफ जाता है। वहाँ लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वो उनकी मदद करने आया है। लेकिन जब वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रूम में पहुंचता है तो उसे वहां का हाल पसंद नहीं आता। लोगों के कपड़ों को देखकर उसे लगता है कि बैटल बहुत करीब है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो पूछता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब एक आदमी सामने आता है और कहता है कि विजिटर बदतमीजी कर रहा है और पूछता है कि क्या उसे रॉयल कानून का ख्याल नहीं है क्योंकि उसके सामने लॉर्ड म्यूटर ड्यू चैम्प खड़े हैं जो कि यहाँ के कमांडर हैं, रॉयल फैमिली के हेयर हैं और ड्यू चैम्प मार्चिसेट के लीडर भी हैं। कांग सीधा पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो ये बैटल जीतेंगे। लीडर हाँ में जवाब देता है। कहता है कि रिसोर्सेज कम है लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लिमिटलेस है। वो ये भी कहता है कि उसके किंगडम के लोग एक नॉर्मल आदमी से 100 गुना ज्यादा मेंटल पावर रखते हैं। प्रोटैगोनिस्ट इस बकवास को और नहीं सुन पाता और उस लीडर को सीधा एक मुक्का मार देता है। डिक्लेयर करता है कि अब से ऑर्डर्स सिर्फ वो देगा। वहां के लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि वो पहले से ही अपने लीडर से खुश नहीं थे। मीटिंग के बाद प्रोटैगोनिस्ट देखता है कि उसने लगभग 5,000 कॉमनर्स को इन्फेंट्री के लिए रिक्रूट किया है, जिसमें लगभग 900 लोग आर्चरी जानते हैं जो एम्पायर के सोल्जर्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। इस पूरी सिचुएशन का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, इस वर्ल्ड में ना ग्रजेस हैं ना मैजिक। और स्वॉर्ड मास्टर एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ ब्रूट फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आयरन मोनार्क का एपोस्टल है। जनरली एक स्टैंडर्ड प्लेयर सिर्फ एक मोनार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वही मोनार्क उसे रिवॉर्ड्स देता है। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट एक स्पेशल केस है, उसे कई मोनार्क्स से रिवॉर्ड्स मिलते हैं।
ये सब उस क्लाउन मोनार्क की वजह से हुआ है जिन्होंने प्रोटेगोनिस्ट को इस तरह का प्लेयर बना दिया। दूसरी तरफ एक मोनार्क के पास कई प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर ही है जो अपोस्टल का टाइटल रखता है और अपने मोनार्क से स्पेशली फेवर्ड होता है। एक मोनार्क अपने अपोस्टल की मदद में पूरा जोश लगा देता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आयरन मोनार्क से रिलेटेड एबिलिटीज को प्राइमरीली अटैक में यूज नहीं किया जा सकता। इस वजह से प्रोटैगोनिस्ट को यह फाइट उतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन उसे यह समझ आता है कि सोल्जर्स पे जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, क्योंकि टावर के अंदर दुनिया का कितना हिस्सा रियल है ये समझना मुश्किल है, या ये लोग जिंदा हैं या बस वर्चुअल बीइंग्स हैं जो टावर में एग्जिस्ट करते हैं, ये जान पाना इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। वो बस सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करने का तरीका ढूंढना चाहता है। बैटल के दिन से पहले सोल्जर्स के लीडर अनाउंस करता है कि एक बड़ा विजिटर रोया किंगडम में आया है और मुदादू चंप को कमांडर के पोजीशन से हटा दिया गया है। अब वो खुद प्लेयर उन्हें लीड करेगा। जल्दी ही सोल्जर्स को यह समझ आता है कि पहले का इनकम्पिटेंट लीडर हटा दिया गया और यह सब कुछ अच्छा होने का इंडिकेशन है। ये बस काफी था उनके स्पिरिट्स को लिफ्ट करने के लिए, जो कंग को रियलाइज करवाता है कि उसने किसी बात का टेंशन लिया था। पर फिर उसे एक बिहेवियर का चेंज नोटिस होता है और एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि एम्पायर ने अटैक कर दिया है। आर्चर्स तुरंत अपना पोजीशन रेडी करते हैं और अपने एरोस एनिमीज की तरफ मारते हैं। एक आर्चर कहता है कि इंपीरियल आर्मी की ऑन फेंस स्ट्रांग है क्योंकि वो गेट के फोर फ्रंट पे हैं, और अगर वो उन्हें कंट्रोल कर पाए तो एनिमी का एडवांटेज ब्रेक हो सकता है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि बीस्ट का नाम ज्यादा बड़ा है और सजेस्ट करता है कि उसे ब्लैकी बुलाना चाहिए। ब्लैकी के साथ खड़ा होकर वो क्रिएचर को अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए कहता है। एनिमी जज सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज है, क्योंकि उन्हें कासल वॉल्स पर कुछ बड़ा और काला नजर आता है। उनका लीडर वार्न करता है कि चाहे जो हो, फॉर्मेशन ना तोड़ना, लेकिन फिर वो कुछ अलग देख पाता है और उससे कुछ करने से पहले लाइकी चार्ज कर जाता है और एनिमिस को सरप्राइज कर देता है। एनिमी आर्मी भागना शुरू कर देती है और उनका लीडर उन्हें कहता है कि वो कासल वॉल्स को भूल जाएं और भाग जाएं, लेकिन इससे पहले सब कुछ फ्रीज हो जाता है। कंग कहता है कि ब्लैके को अभी बहुत भूख लगी थी और अब खाने का टाइम है। फिर वो डार्क क्रिएचर अपने रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे डिवोर कर लेता है। बाकी एनिमी आर्मी रोया के सोल्जर्स से लड़ती है और इस दौरान प्रोटैगोनिस्ट दूर से अटैक कर रहा होता है। तब उसे रियलाइजर्स होता है कि स्वॉर्ड मास्टर वहां नहीं है। वो कहता है कि प्लेयर का अपना प्रेजेंस दिखाना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होता है। एक तरफ वो अपने एलाइजर्स के मोरल को बूस्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी लोकेशन को एनिमीज के सामने एक्सपोज कर देता है। लेकिन ये कोई लाइफ ऑनर डेथ की फाइट नहीं है, क्योंकि टावर के अंदर हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई प्लेयर दूसरे को हार देता है तो उन्हें बस टावर से एक्सपेल कर दिया जाता है और अटैक फेल्योर कंसिडर होता है। टावर के अंदर प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकते, लेकिन टावर उन्हें मार सकता है। प्रोटैगोनिस्ट को लगता है कि वो टावर में नहीं मरेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां हारना ठीक है। उसे समझ आने लगता है कि ओपोनेंट का गेम कैसा है। उसके एलाइज फोर्सेस का मोरल बूस्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीत पक्की हो गई है। थोड़ी देर बाद फाइट खत्म होने वाली होती है, लेकिन ओपोनेंट अभी तक सामने नहीं आया। तब प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि क्या वो ओपोनेंट तब आएगा जब सब मर चुके होंगे। तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। जो सोल्जर्स की तलवारें थीं वो हिलना शुरू कर देती हैं। रोडियन आर्मी को समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये ओपोनेंट का मूव है और सोचता है कि उसने कहाँ से हीरोइक रैंक का स्किल कार्ड पाया होगा। वो डिड्यूस करता है कि शायद ये सिर्फ लक थी या फिर मोनार्क ने खुद उसे ये एबिलिटी दी हो। कंग अटैक होता है, लेकिन वो डॉज कर जाता है। इस दौरान वो सोचता है कि उसका एडवर्सरी हमेशा प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन वो भी तैयार था और बस अटैक होने का वेट कर रहा था। वो कहता है कि ओपोनेंट के लिए अब कुछ करना लेट हो गया है, क्योंकि उसका लेवल अप कंप्लीट हो गया है। तब और एनिमी सोल्जर्स आते हैं और प्रोटैगोनिस्ट समझता है कि अब वो उसका टारगेट बन गया है। इस तरह बैटलफील्ड पर गेम का सीन चेंज हो गया है, लेकिन वो असर्ट करता है कि ये उससे हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो कहता है कि स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का लेवल और नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंग एक मैजिक कंज्योर करता है जो उसे एनिमी स्वॉर्ड्स से प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि अगर एनिमी उसे हराना चाहता है तो उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो कुछ देखने की कोशिश करता है जो पास आ रहा होता है और जल्दी समझ जाता है कि उसका फाइनल एडवर्सरी अभी फाइनली उसके साथ आ गया है।
उसके सिस्टम ने अलर्ट दिया कि आर्चेंजल शील्ड ने एनिमी के अटैक को रिफ्लेक्ट किया, जिससे एक बर्स्ट ऑफ लाइट हुई जो एडवर्सरी को अंधा कर गई और इस प्रोसेस में शील्ड भी तोड़ गया। सरकास्टिकली प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या उसका एडवर्सरी सच में सोच रहा था कि स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का यूज करके फोर्ट्रेस को डोमिनेट करेगा। वह अनश्योर होता है कि क्या जवाब दे, बस प्रोटैगोनिस्ट से पूछता है कि उसके हिसाब से टावर में जीतने का क्या मतलब है। एडवर्सरी कहता है कि चाहे ये फोर्ट्रेस गिर जाए और किंगडम के सब लोग मर जाएं, जब तक वह प्रोटैगोनिस्ट को नहीं हराता एम्पायर जीत नहीं सकता। कंग कहता है कि दूसरा प्लेयर इस बात से हमेशा अवेयर था, फिर भी उसने ये साइड चूज की। तो वह पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह जीत सकता है। उसका ओपोनेंट अफर्मेटिवली जवाब देता है, कहकर कि एक प्लेयर हीरो होता है और हीरो का ड्यूटी दुनिया को प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए एक बुली जो ये ड्यूटी नहीं समझता, वह हीरो बनने के लायक नहीं है। कंग दूसरे प्लेयर की स्पीच की तारीफ करता है, लेकिन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसके गिल्ड मेंबर्स वो दुनिया का हिस्सा नहीं है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। एडवर्सरी गुस्सा हो जाता है और बस कहता है कि कंग को अच्छा डेथ नहीं मिलेगा। प्रोटेगोनिस्ट कहता है कि वह थोड़ा और जिएगा और सोचता है कि उसका ओपोनेंट इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। जल्दी ही उनका डायरेक्ट ड्यूल शुरू हो जाता है, जिसमें कंग अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। वह कहता है कि दूसरे प्लेयर के टैलेंट्स शैलो और इनकम्प्लीट हैं। एडवर्सरी समझता है कि कंग अकेला नहीं लड़ रहा है क्योंकि वह डार्क बीस्ट को डॉज कर रहा है। वह कहता है कि मोनार्क्स इस फाइट को देख रहे हैं और उसे पता है कि प्रोटैगोनिस्ट इतना बेवकूफ नहीं है कि जीतने के लिए ना लड़े, लेकिन कंग कहता है कि ये कुछ अलग है और पूछता है कि ये सब ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद एडवर्सरी कंग को इग्नोरेबल कहकर उससे दानता है और कहता है कि कंग अपनी बातों से साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स को हिट कर रहा है। लेकिन प्लेयर समझता है कि वह पूरी तरह इग्नोर हो गया है। प्रोटैगोनिस्ट को जाते देखकर वह पूछता है कि वह क्या कर रहा है। तब एडवर्सरी को समझ आता है कि प्रोटैगोनिस्ट ने अपने एक्ट्स शुरू से इसलिए दिखाए थे और अपनी प्रेजेंस को तुरंत रिवील किया था ताकि वह अपने साइड के फाइटर्स को एनकरेज कर सके, बल्कि वह एनिमिट्स को अट्रैक्ट कर सके। इस तरह दूसरा प्लेयर डेस्परेट हो जाता है और प्रोटैगोनिस्ट को रोकने के लिए उसका पीछा करता है। इंपीरियल आर्मी के कमांड रूम में जो पर्सन इन चार्ज है, वह डिस्कस करता है कि मॉन्स्टर मोनार्क को कैसे रोका जाए। वह गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि उसका विजिटर क्या कर रहा है। उसके मैन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तब प्रोटैगोनिस्ट आता है। वह कहता है कि जीतने का तरीका सिर्फ एक ही नहीं होता। वहां के मैन अस्तुनिष्ट होते हैं प्लेयर को देखकर और सोचने लगते हैं कि क्या उनके गॉड्स ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्हें पता है कि उन्हें ड्यूक परमिट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वह प्रोटैगोनिस्ट के सामने कुछ नहीं कर पाते। कंग उन्हें आसानी से हरा देता है जब तक कोई रिवॉल्व प्लेयर नहीं आता। रिवॉल्व प्लेयर प्रोटैगोनिस्ट को अपने एलाइजर्स के साथ लड़ते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। कंग कहता है कि उसे ऑफिसर्स के कपड़े उतार कर उन्हें सोल्जर्स के बीच छुपा देना चाहिए था और बस एम्पायर के एडवांस को रोकना जरूरी है। उसका ओपोनेंट समझता है कि इस प्रोवोकेशन से वह गुस्सा हो गया है। इसी दौरान प्रोटैगोनिस्ट का सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसने पैलेस की सीज कंप्लीट कर ली है। सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स मार दिए गए हैं और बाकी सब रिट्रीट करने का फैसला कर चुके हैं। फिर भी दूसरा प्लेयर अब भी रिवेंज चाहता है, लेकिन कंग सिर्फ अपने रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है जो मिशन कंप्लीट करने पर मिलेगा। उसका सिस्टम उसे ऑप्शंस दिखाता है और फिर वह सरकास्टिकली अपने ओपोनेंट का शुक्रिया अदा करता है और डेथ तक बदला लेने की बात करता है। वह अपने ओपोनेंट को अपने प्राइस को रेस्क्यू करने के लिए इंसल्ट करता है। फिर वह एबिलिटी चूज करता है जो स्वॉर्ड मैनिपुलेशन के नाम से जाने जाती है और स्टील सीनर्जी को ऑम 10 करता है, जो मेटल एट्रीब्यूट के कार्ड्स और स्किल्स का इफेक्ट क्रेटर रिइंफोर्समेंट देता है। उसका ओपोनेंट कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कंग को फर्क नहीं पड़ता। वह बस गेम से बाहर निकल जाता है, छोड़े हुए ओपोनेंट को अकेला बात करते छोड़कर। बाहर वह उतना सेटिस्फाइड नहीं लगता जितना गेम में था। अपने सिस्टम के थ्रू एक मोनार्क उससे पूछता है कि क्या वह हीरो बनना चाहता है। कंग सोचता है कि इस वक्त वह हमेशा इस दिन का सपना देखता था और वही डिसीजन लेता था। मोनार्क उसे वार्न करता है कि वह हीरोज का हीरो बनेगा, लेकिन पूरी जिंदगी में कोई उसे समझ नहीं पाएगा और वह एक लाफिंग स्टॉक और जोक बन जाएगा। मोनार्क का कहना है कि ऐसे ट्रैजिक और कॉमेडिक चीज वह कहीं और नहीं ढूंढ सकता। कंग सोचता है कि यह सपना अब तक कई बार रिपीट हो चुका है और यह मोनार्क, जो क्लाउन के नाम से जाना जाता है, ने एक डील की थी प्रोटैगोनिस्ट से।
और तब से वह अपनी लाइफ वैसे ही जी रहा है जैसे प्रिडिक्ट की गई थी। एक और दिन वह अपने सेल फोन की आवाज से उठता है और देखने पर समझता है कि उसने 4 कॉल्स मिस कर दिए हैं। ना सिर्फ यह, बल्कि कोई उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है। कंग उसे ढूंढते हुए सोच रहा था कि उसने इतना इंटेंस सपना क्यों देखा, और अब सोच रहा है कि यह शोर इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह जनरल मैनेजर है, और वह पूछता है कि इतना इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। वह पार्क ताशिक है, जिसे मास्टर पार्क के नाम से जाना जाता है, और कह रहा है कि प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था, बस इसलिए क्योंकि वह उसके ऊपर थोड़ा टफ था। पार्क एक टॉप 30 रैंकिंग में से होती है, 30 रैंकिंग का प्लेयर है, जिसने असैसिन्स के मोनार्क के साथ डील की थी, और जो डेडली ब्लेड के निकनेम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वह नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का जनरल मैनेजर भी है, जो डायरेक्टली ब्लू हाउस के ऑर्डर्स पर काम करता है। जब कंग उसे करीब से देखता है तो वह कहता है कि मैनेजर थोड़ा थका हुआ लग रहा है, और पूछता है कि क्या उसे पहले दिन थोड़ा दौड़ना भी पड़ा। पार्क जवाब देता है कि उसके पास टाइम नहीं है उस बात के लिए। वह कहता है कि सीजन के पहले दिन से दुनिया भर के वॉरमॉन्गर्स प्लेयर को फ्रंट लाइंस पर भेज रहे हैं और एक सेरेनेड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। वह यह भी पूछता है कि कंग ने फोन क्यों नहीं उठाया, जबकि सूरज कुछ टाइम पहले ही उग गया था। प्रोटैगोनिस्ट बस ये जवाब देता है कि वह सो रहा था। पार्क कंग से कहता है कि उसकी जिंदगी काफी मैसी है, और आयरॉनिक तरीके से कुछ कचरा पर गिर जाता है। वो गुस्सा हो जाता है और सजेस्ट करता है कि किंग हीरो कंग को टी शर्ट्स बेचने के बजाय अपनी लाइफ का तरीका दोबारा असेस करना चाहिए। प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है, और पार्क मास्टर कहते हैं कि उससे तो ये लगता है कि वह सन ऑफ डार्कनेस जैसा लग रहा है। वह ये भी कहता है कि कंग ने काफी कुछ कमा लिया है, और पूछता है कि वह फिर भी हर दिन निकटतम रेस्टोरेंट में 3 बार क्यों खाना खाता है। कंग जवाब देता है कि वह वहां का खाना पसंद करता है। पार्क ये एक्सप्रेस करता है कि वह भी कभी वहां का खाना ट्राई करना चाहेगा। कंग सोचता है कि उसका मैनेजर के साथ काफी पुराना रिश्ता है, जो गेम के दुनिया में आने से पहले का था। जब वह 15 साल का था, उसके लिए हाउस में जो लोग उसके फीड्स देखते थे, उनमें पार्क ताशिक भी था। पार्क ने सोचा था कि कंग एक अमेजिंग प्लेयर है, और उसे प्रोफेशनल बनने की सलाह दी थी। तब प्रोटैगोनिस्ट सिर्फ मजाक के लिए खेलता था, लेकिन पार्क ने उसके पेरेंट्स को मनाया और अपना टाइम उसके टैलेंट को रिफाइन करने के लिए लगा दिया। फिर एक दिन जब कंग 18 का हो गया, वह अपना ऑफिशियल डेब्यू करने का वेट कर रहा था, लेकिन उससे पहले पहला सीजन आया और शांति का अंत हो गया। इसके साथ आई टावर की पहली तोड़, जिसमें सभी डर गए थे। उसने उन हॉरर्स को देखा जो इसके साथ आए थे, और एक क्रिएचर के हाथ मरने के करीब था, लेकिन किस्मत से कोई उसके साथ था। मैनेजर पार्क ने उसका साथ दिया, लड़ा और क्रिएचर को हरा दिया, ताकि दोनों भाग सकें। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट के लिए उसका नुकसान काफी बड़ा था, क्योंकि उस दिन उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और वह दुनिया में अकेला हो गया था। मैनेजर पार्क उसका सिर्फ हीरो बन गया, और उन दोनों ने एक गहरी दोस्ती बनाई जो आज तक चलती है। वापस प्रेजेंट मोमेंट में कंग पूछता है कि मैनेजर उसके घर क्या करने आया है। पार्क जवाब देता है कि वह एसोसिएशन के कारण आया है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या एसोसिएशन अभी भी उसे यूज करना चाहती है। पार्क, जो कोरियन प्लेयर एसोसिएशन का मेंबर है, जो देश की एकमात्र गिल्ड है और जो प्लेयर को मैनेज करता है, पूछता है क्या कंग को प्लेयर एकेडमी के बारे में पता है, जो एसोसिएशन ने पिछले सीजन बनाई थी। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या वह स्लेव फैक्ट्री की बात कर रहा है। पार्क कहता है कि बिल्कुल, और यह कहता है कि पहला ग्रेजुएशन एग्जाम 1 हफ्ते में होने वाला है, और वह चाहते हैं कि कंग वहां हो। लेकिन वह सोचता है कि प्रोटैगोनिस्ट शायद नहीं जाएगा और बस ये बताने आया था। वह ये भी कहता है कि कंग को इन सब चीज़ों का फिक्र नहीं करना चाहिए, पर कंग सरप्राइज में कहता है कि वह जाएगा। वह कहता है कि यह अच्छा आइडिया होगा नए प्लेयर को ढंग से देखने का, जो देश का भविष्य अपने कंधों पर लेकर चलेंगे, लेकिन उसके जाना के लिए एक कंडीशन है। वह चाहता है कि एसोसिएशन एग्जाम की डेट अगले दिन सुबह 5 बजे बदल दे। अगले दिन जब एग्जाम के लिए बस 5 मिनट बचते हैं, अकेडमी पहले ही फुल हो जाती है पार्टिसिपेंट्स से। जब एटीटी को पता चल जाता है कि प्रोटैगोनिस्ट भी वहां है और उन्हें आसेस कर रहा है, एक और बंदा सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ग्रेजुएशन करेंगे, बस सुबह 5 बजे एग्जाम होने से उसे प्रॉब्लम है। वह प्रोटैगोनिस्ट को अरेगैंट कहकर उसे दांता है। एसजीए के प्रेसिडेंट कंग से पूछता है कि वह अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचता है।
प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वह शुरू से कैरी हो रहे हैं। लेंगो थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है, लेकिन पॉलिटली प्रोटैगोनिस्ट से कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को ढंग से इवॉल्युएट करें। कंग बस कहता है कि कंडीशंस वही हैं जो पहले से एस्टैब्लिश की गई थी। वह एग्री कर लेता है कि यह रुकियों की स्ट्रेंथ को टेस्ट करे, और इसलिए उनकी ग्रेजुएशन का फाइनल डिसीजन भी उसके ऊपर होगा। प्रेसिडेंट को थोड़ा सुपरियोरिटी का टोन महसूस होता है, लेकिन वह प्रोटैगोनिस्ट को अपने हिसाब से काम करने देने पर एग्री कर लेता है। उसका प्लान परफेक्ट लगता है, क्योंकि सीजन का शुरुआत है और स्टूडेंट्स भी टैलेंटेड हैं, इसलिए वह सोचता है कि हीरो किंग भी जो चाहे वह नहीं कर पाएगा। लेकिन जल्दी ही लेंगो अपना ओपिनियन बदल लेता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि जो स्टूडेंट्स उसने एक्सेलेंट समझे थे वह प्रोटैगोनिस्ट से हार रहे हैं। हर किसी को हराकर किंग एक बहलती हुई लड़की के सामने खड़ा होता है जो अपने फेलियर पर ऑलरेडी रो रही होती है। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसने पास किया है। लड़की पूछती है कैसे, तो वह जवाब देता है कि यह सिर्फ लक थी। कंग कहता है कि वह 12 में सबसे लकी थी, इसलिए वह अकेली बची थी, और उसे याद दिलाता है कि प्लेयर के लिए लक सब कुछ होता है। वह उससे कहता है कि अब बस ये है, और उसकी ग्रेजुएशन के लिए उसे मुबारकबाद देता है, फिर कैमरा बंद करने को कहता है। गुस्से होते हुए डायरेक्टर आता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। प्रोटैगोनिस्ट उसे सरप्राइज करते हुए कहता है कि उसने शुरू से ही उसके इंटेंशन समझ लिए थे। वह कहता है कि सारे स्टूडेंट्स या तो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स के रिलेटिव्स हैं या उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, इसलिए उसने ये कंक्लूड किया था कि उसे वहां बुलाया गया था उनके प्रोग्रेस को टेस्ट करने और डेटा कलेक्ट करने के लिए। कंग कहता है कि डायरेक्टर उन रैंकर्स को उठाना चाहता है जो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और उन्हें ग्रेजुएट करके हंटिंग डॉग्स बना लेना चाहता है। इसके बाद वह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रॉटन पीपल कहकर दांता है। यह सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और लियो पूछता है कि एक अरेगेंट ब्रैड जैसे बंदे को यह सब समझ कैसे आएगा, ये कहकर कि वह हीरो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे ऐसे बुलाया जाता है। वो कहता है कि प्लेयर बस एक वेपन है अपने देश के लिए, सिर्फ कोरिया में नहीं, बाकी देशों में भी। इस नए दुनिया में जो चीज़ ज़रूरी है वह है एक वॉर हीरो। प्रेसिडेंट कहता है कि प्रोटैगोनिस्ट को उनकी सिचुएशन समझनी होगी और कोऑपरेट करना होगा। कंग सिर्फ सोचता है कि ये लोग इडियट हैं जो कुछ समझते नहीं हैं। तभी कोई प्रेसिडेंट के पास आता है और कहता है कि उन्हें एक अर्जेंट प्रॉब्लम है। जब वह सुनता है कि बात क्या है तो ली सांगो बहुत डर जाता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट आयरॉनिकली कहता है कि प्लेयर एकेडमी एक साल बाद बंद हो जाएगी। एक वीडियो लीक्स हो गया है जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ घरेलू गंदाई को एक्सपोज करता है, और कंग कहता है कि नेशनल इंटेलिजेंस डिवीजन का हेड उसकी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसे ये मटेरियल मिल गया। अब प्रेसिडेंट की रेपुटेशन खत्म हो गई है, और लीसांगो प्रोटैगोनिस्ट से गुस्सा हो जाता है। कंग्स अपने प्रोवोक्शन एबिलिटी को यूज करता है और प्रेसिडेंट को और ज्यादा इरिटेट करता है। इसके बाद उसके सिस्टम को अलर्ट मिलता है कि क्लाउन कॉन्ट्रैक्टर के एक्शन से एक्साइटेड था और उसे रिवॉर्ड देने का डिसीजन लिया है। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट सीन से चला जाता है। बाहर जाकर वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन को इस तरह अटैक करने की परमिशन थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट कहता है हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी उनसे कोई फायदा नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है कि गवर्नमेंट और एसोसिएशन हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं। कंग को यह एंजॉय होता है और वह अपने फ्रेंड से कहता है कि वह उसे टियर 5 टॉवर तक लिफ्ट दे। कुछ वक्त बाद प्रोटैगोनिस्ट वहां पहुंचता है और उसके सिस्टम से अलर्ट मिलता है कि उसे एक हॉट और कोल्ड जर्नी डेजर्ट में करनी पड़ेगी। जल्दी ही वह मिशन साइट पर पहुंचता है जहां कुछ लोग बुरे क्रिएचर्स से तबाह हो रहे होते हैं। यह देखकर प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि टॉवर के डोमेन में प्लेयर का आना हमेशा सही वक्त पर होता है। इस तरह प्लेयर एक तरह से सेवर की तरह दिखते हैं, और उनकी प्रेजेंस नेटिव लोगों के लिए और ज्यादा लेजेंडरी लगती है। कंग फुल फोर्स के साथ एनिमिट्स को मार डालता है और जल्दी ही नेटिव लोग उसे एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। वह कहता है, आप मुझे जो चाहें कह सकते हो। नेटिव लोग प्रोटैगोनिस्ट को एक लाइट्स प्रीस्ट समझते हैं जो गॉड से भेजा गया है और उम्मीद लाया है। लेकिन कंग को इस बात का अच्छा फीलिंग नहीं होता। फिर वह पूछता है कि क्या इन मॉन्स्टर्स के अलावा कोई और थ्रेट है। वह कहते हैं कि यह डिवाइन किंगडम का एरिया है और हेरेटिक इन्विजन का कोई डर नहीं है। और वह ये भी कहते हैं कि उनका डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। प्रोटैगोनिस्ट को यह पसंद नहीं आता और वह सोचता है कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने इम्पल्सिवली एक्शन लिया। वैसे भी वह बाकी लोगों को कहता है कि वह रेस्ट करें
और कहता है कि जब तक वह यहाँ है मॉन्स्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। लोग प्रोटैगोनिस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं उसके गार्ड होने के लिए। कंग अपना वाइटलिटी नेकलेस यूज करता है अपनी लाइफ रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए, और फिर अपने मोनर से दिया गया प्रेजेंट खोलने का डिसीजन करता है। इससे वह एक सुपीरियर रैंक्ड ग्रो स्टोन पा लेता है और फिर आइटम की तारीफ करता है। कहता है कि इस बार कुछ अच्छा मिला है, लेकिन वह कहता है कि उसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और सोचता है कि इसे बाद में स्टोर कर लेगा। जल्द ही कुछ बड़े स्कॉर्पियंस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो कंग डिसाइड करता है कि वह अपने डार्क क्रिएचर ब्लैकी को सम्मन करे, जो एनीमिड से लड़ने में मदद करेगा। प्रोटेगोनिस्ट कहता है कि ये थोड़ा परेशानी का काम है, लेकिन वह अपने फैमिलियर पे सब कुछ छोड़ नहीं सकता। इसलिए वह दूर से अटैक करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास एक ब्लेड है जो उसके थॉट्स के हिसाब से मूव कर सकती है। इसको प्रैक्टिकली देखकर वो कहता है कि ये एबिलिटी काफ़ी यूज़फुल है। जब वह एनिमेज को हराता है तो वह लेवल अप कर लेता है, जैसे कि हर पार होता है, और स्वॉर्ड मैनिपुलेशन स्किल कार्ड भी लेवल अप हो जाता है। लेकिन उसे समझ आता है कि यह अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि और एनिमेज आ जाते हैं। इस बार वह एक सैंड प्रीडेटर है, एक एडल्ट वाला। जल्दी ही प्रोटैगोनिस्ट कंक्लूड करता है कि उसने आज रात नींद नहीं ली है, लेकिन वह एनीमिड से नहीं डर रहा, क्योंकि वह ब्लैकी पे भरोसा करता है कि वह उसे हरा देगा। जब उसका डार्क क्रिएचर हैवी काम कर रहा होता है, कंग दूर से अपने माइंड कंट्रोल्ड वेपन से अटैक्स करता है, वर्म को कई अलग अलग डायरेक्शन से छुप कर मारते हुए। प्रोटैगोनिस्ट ज्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि उसके वेपन्स काफी हैं। वह आसानी से एनिमिस्ट को मार देता है आइस एबिलिटीज का यूज करके, और इस तरह से वह अपने आइस ट्रेट्स को भी लेवल अप कर लेता है। दिन निकलता है और वह अपने डेस्टिनेशन की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। जब वह एक नाइट्स की फ्लीट देखते हैं तो कंग पूछता है कि क्या वह एलाई से थे। एक आदमी कहता है कि ये वह ब्रेव वॉरियर्स हैं जो लाइट गॉड की सेवा करते हैं। लेकिन कंग पूछता है कि अगर ये लोग इतने ब्रेव हैं तो रात को मदद क्यों नहीं की। उसका एलाई जवाब देता है कि इन नाइट्स का प्रायोरिटी अपने गुड्स की प्रोटेक्शन है, इसलिए वह किसी भी हादसे में अपने वैगन और आइटम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेगोनिस्ट पूछता है कि नाइट्स का फैक्शन क्या है, और उसका एलाई कहता है कि ये वह ऑनर्ड नाइट्स हैं जो ऑर्डर ऑफ द ब्लडी क्रॉस के हैं। कंग सरकास्टिकली पूछता है कि क्या इन नाइट्स ने अपने कैरेज में गोल्डन कैल्फ छुपा रखा है। नाइट के लीडर ने प्रोटेगोनिस्ट को कह दिया कि वह कैरेज पे ध्यान न दे और अपने असाइन किए गए टास्क पे ध्यान दे। इससे कंग समझता है कि ये वह नाइट्स हैं जो ऑरा हार्ट यूज करते हैं और जो लाइट से पोस्टल को भी वहां भेज रहे हैं। उसके बाद कंग का क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि कैरेज के अंदर कुछ ऐसा होगा जो इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, जो इतना वैल्यूएबल हो। उसके एक एलाई को प्रोटैगोनिस्ट की बोल्डनेस से शर्म आती है, लेकिन कंग अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसने देखा कि वह एरो के शिकार होने वाला था। फिर वह कहता है कि अगर सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जमीन पे गिर जाएं। जब एयर अटैक्स हो रहे होते हैं सब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एक एलाई चीख कर कहता है कि वह हेरेटिक्स से अटैक हो रहे हैं, और यह पूछता है कि यह हेरेटिक्स डिवाइन किंगडम की टेरिटरी में कैसे घुस आए। लेकिन एनीमिस आगे बढ़ते हैं और प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि नाइट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। नाइट के लीडर ने बाकी नाइट्स को कह दिया कि वह अपने गुड्स को एनीमिस के हाथ में गिरने न दे, चाहे जो हो, और ऑरा शील्ड एक्टिवेट कर दें। कंग समझता है कि एंड में उन्हें अपने कंपेनियंस की कोई परवाह नहीं है, वह सिर्फ अपने गोल्डन कैल्फ को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसे सिस्टम अलर्ट मिलता है कि कारवां को प्रोटेक्ट करना है और आइटम्स को सेफली ट्रांसपोर्ट करना है। इसलिए वह एनीमिज से लड़ने के लिए तैयार होता है और दूर से अटैक्स थ्रो करता है। एक हेरेटिक कहता है कि अटैक्स उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन नोटिस करता है कि प्रोटैगोनिस्ट उसे टारगेट नहीं कर रहा है, और फिर वह अपने घोड़े से गिर जाता है जब अटैक जमीन से आता है। उसके बाद कंग उनके ऊपर अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें अटैक करने वाला होता है वह देखता है कि एनीमिस का चेहरा कुछ अलग है, और वह असल में एक डेजर्ट एल्फ है। यह देखकर कंग अपने प्लान्स को बदल देता है। अब वह एल्फ को अटैक करने की जगह उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन उसकी मदद को ज़्यादा अच्छा नहीं लिया जाता। फॉलन एल्फ उठकर उससे अटैक करने की कोशिश करता है। कंग अपने आप को डिफेंड करता है और बीच में एल्फ से पूछता है कि कारवा में क्या है। एल्फ सोचता है कि वह उससे मैनिपुलेट कर रहा है और जवाब नहीं देता। फिर वह बाकी एल्फ्स को कहता है कि उसे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह बिना किसी मर्सी के शूट करने को कहता है। जल्दी ही बाकी एल्फ्स अपने एरोस मारते हैं, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट एल्फ और अपने आप को एक मैजिकल शील्ड से प्रोटेक्ट करता है। उसके ओपोनेंट कहता है कि अगर वह कैप्चर भी हो गया
तो कुछ नहीं बोलेगा। कंग उसे कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह बस जानना चाहता है कि कारवां में क्या है, क्योंकि उसे यह इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वह डिसाइड कर सके कि किस साइड को लेना है। वह यह भी कहता है कि उसने उन्हें हराया नहीं, बस इसलिए नहीं कि वह उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। फिर प्रोटैगोनिस्ट अपने पावर का डेमोस्ट्रेशन करता है, जिससे सारे एल्फ्स हैरान हो जाते हैं। उन सब एल्फ्स को देखते हुए वह कहता है कि अगर उन्होंने एक भी उंगली हिलाई तो सब मर जाएंगे। वह फिर से पूछता है कि कारवां के अंदर क्या है, और एल्फ कहता है कि यह कोई गुड्स नहीं है, बल्कि प्रिंसेस सिरिया है। जब प्रोटैगोनिस्ट को पता चलता है कि उनकी प्रिंसेस को किडनैप किया गया है, तो वह एल्फ से कहता है कि वह वापस जाकर यह न्यूज़ फैलाए कि वह उनको एक खास फेवर देगा और सबको जिंदा छोड़ देगा। हेजिडेंट होता है। कंग उसे कहता है कि अभी पीछे हो जा, वरना सभी यहीं मर जाएंगे। फिर एल्फ उठता है और अपने एलाइज के साथ चला जाता है। उसके बाद एक नाइट प्रोटैगोनिस्ट के पास आता है और पूछता है कि उसने एनिमिट्स को क्यों भाग जाने दिया। कंग जवाब देता है कि उससे पहले कुछ कंफर्म करना ज़रूरी है। फिर वह कारवां की तरफ बढ़ता है, जो नाइट के पहले दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल अपोजिट है। इस वजह से नाइट उसकी तरफ तलवार पॉइंट करता है और कहता है कि वह किसी को भी कारवां के पास नहीं आने दे सकता, चाहे वह लाइट का अपोस्टल ही क्यों ना हो। कंग अपने डार्क क्रिएचर को समन करता है और नाइट से कहता है कि अभी पीछे हो जाओ, जब तक तुम्हारे पास वक्त है। इस तरीके से वह कारवां तक पहुंच जाता है, और जब वह दरवाजे खोलता है तो वह अंदर के इंसान से पूछता है कि क्या उन्हें मदद चाहिए। जब उसका सामना होता है तो वह एल्फ प्रिंसेस होती है, जो सिरिया है, जो आपके किंगडम की प्रिंसेस है। वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती देखकर, क्योंकि वह कहती है कि उसे एक हेरेटिक की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट के सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि वह अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहा है, और लाइट के मोनार्क का वार्निंग मिलता है। कंग कहता है कि अगर यह है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वह सिस्टम को चैलेंज करता है और प्रिंसेस को बंदियों से आज़ाद कर देता है। इससे वह एक हिडन फीट अचीव करता है और 3 लाख कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स कमाता है। अब टावर का ऑब्जेक्टिव अपडेट हो गया है और मिशन की डिफिकल्टी बढ़ गई है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि गेम खत्म हो गया है, लेकिन वह यह भी कहता है कि आज़ादी कितनी इनक्रेडिबल है। उसके सिस्टम का कहना है कि वह लाइट को चैलेंज करने के लिए पैसे देगा, और यह भी वार्न करता है कि टावर की एक फोर्स अब उसके खिलाफ हो गई है। फिर सेंटिनल्स ऑन ऑफ लाइट आसमान में अपीयर होते हैं, जो लाइट के मोनार्क की बात सुनते हैं और जमीन पर उनकी विल एग्जीक्यूट करते हैं। नाइट के लीडर का कहना है कि लाइट का एपोस्टल करप्ट हो गया है, और यह फर्क नहीं पड़ता कि वह विजिटर है। अब वह एक हेरेटिक है जिन्होंने लाइट को डिफाई किया है। कंग कहता है कि नाइट्स अपना एटीट्यूड बस इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट मिला है। लेकिन वह प्रिंसेस से कहता है कि वह चिंता न करे, क्योंकि उसके पास भी सपोर्ट है। उसके सिस्टम का कहना है कि उसने शैडोज के मोनार्क से सपोर्ट लिया है अपने डिसीजन में। अब लाइट की तरफ से रोशनी बंद हो जाएगी और अंधेरा फैल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, लेकिन डार्क काउंसिल उसे एक पफ देता है, जिसे कर्टन ऑन ऑफ एब्सोल्यूट डार्कनेस कहा जाता है। इससे पूरी रात की विजन डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि डार्क कर्टन ने एनवायरनमेंट को अपने अंदर ले लिया है। कंग जानता था कि यह साइड उसे एक और रिवॉर्ड देगा, जो उससे ज्यादा अच्छा होगा अगर वह लाइट की तरफ रहता। उसके बाद नाइट्स को अंधेरे से अटैक्स समझ नहीं आते, और एक एक करके वह उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ऊपर लाइट के हेरल्ड्स उनकी मदद नहीं कर पाते, जब तक उनमें से एक डिसाइड नहीं करता कि वह लाइट का यूज करे रास्ता बनाने के लिए। इससे उनको ग्राउंड पर जो हो रहा है वह दिखाई देने लगता है, और वह नाइट्स की हार देखते हैं। जल्दी ही वह गुस्सा हो जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाए, प्रोटैगोनिस्ट बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें अटैक कर देता है। वह वंडर करते हैं कि कैसे कोई ऑर्टल ऐसे काम कर सकता है, और कंग का सिस्टम अलर्ट करता है कि सेंटिनल्स ऑफ लाइट अब उसके खिलाफ इरिवर्सिबल होस्टिलिटी रखते हैं। दूसरी तरफ डार्क काउंसिल फैक्शन से दोस्ती का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। इस तरीके से वह लेवल अप होता है और अपनी डार्क पावर्स के साथ अपनी एपर्टिट्यूड बढ़ाता है। आखिर में उसके सिस्टम से एक नया अलर्ट आता है, जिसमें कहा जाता है कि टावर के अनेकों फैक्शंस उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। टावर की दुनिया और उसके अंदर का दुनिया अलग है। ब्लडी क्रॉस के नाइट्स और डेजर्ट के एल्व्स वो क्रिएचर्स हैं जो टावर के अंदर हैं और इंटरनल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। लेकिन मोनार्क्स और उनके फैक्शंस एक लेवल ऊपर हैं, जो कि टावर का वर्ल्ड है। प्लेयर एक एजेंट है दोनों दुनियाओं के बीच में, प्रैक्टिकली एक मोनार्क्स फोर्स की तरह, जो टावर में इंटरफेयर करता है। लेकिन प्लेयर सिर्फ पपेट्स नहीं होते जो मोनार्क्स की विल को फॉलो करते हैं।
जो चीज़ें उनके टेक्स्ट के बियॉन्ड होती हैं वह समझकर प्लेयर ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कल्पना से परे हो। जैसे कि कंग को यह पता था कि अगर वह लाइट के फोर्सेस के अगेंस्ट जाएगा तो डार्क काउंसिल का सदस्य बनकर उसे ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम्हें उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि मोनार्क्स खुद भी उन रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते जो उन्हें बंधे हुए हैं। चाहे लाइट के सेंटिनल्स को वह नफरत करते हों, लेकिन जब तक यह जगह एक टियर 5 टावर है, कोई भी एंजल रैंक 8 से ऊपर यहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि ये टावर के रूल्स हैं। इसलिए सिर्फ हेरल्ड्स, जो उनके फॉलोअर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट को अटैक करते हैं, लेकिन डार्कनेस की वजह से उनकी विजन क्लियर नहीं होती, इसलिए उनके अटैक्स अपने ही अलाइड नाइट्स को लगते हैं। कैंग सोचता है कि उन्हें अपने एलाइज की परवाह नहीं है, लेकिन लाइट के फॉलोअर्स भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं थे, और प्रोटैगनिस्ट के लिए ये बात समझ आती है कि उन्हें ये एंड चाहिए। के कहता है कि उसकी विजन अचानक क्लियर हो गई है। उसका सोचना है कि बफ की पावर्स कितनी अमेजिंग हैं, लेकिन एनिमी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए सबसे पहले उसे कुछ करना होगा, वरना देर हो जाएगी। फिर के प्रिंसेस के पास जाता है और उसे वॉर जोन से निकाल लेता है। फिर वो ब्लैकी को बुलाता है और जो गिफ्ट उसे पहले मिला था वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे दे देता है। इससे वो अपने पार्टनर पर हायर रैंक्ड ग्रोथ स्टोन यूज करता है, जो डार्क क्रीचर की पावर को और बढ़ाता है। प्रिंसेस देखती है कि एक अटैक आ रहा है और उसे वार्न करती है, लेकिन कैंग को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और प्रिंसेस भी समझ नहीं पाती, लेकिन वो डार्क क्रीचर के द्वारा प्रोटेक्ट हो गई थी, जो आसमान से आने वाले अटैक्स को अब्सॉर्ब करके उन्हें वापस रिफ्लेक्ट कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये ज़बरदस्त है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एनिमीज कहते हैं कि ये फालतू है, क्योंकि उनका कहना है कि इन ब्लेड्स से वो हिट नहीं हो सकते। कैंग उन्हें इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, तो लाइट हेरल्ड्स फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब तक उनमें से एक कैंग से हाथ टू हाथ लड़ता नहीं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमी स्मार्ट है और डॉज कर लेता है, इसलिए कैंग को कुछ अलग सोचना पड़ता है। वो समझता है कि उनसे सीधा लड़ना उसका बैलेंस खत्म कर रहा है, इसलिए वो सोचता है कि क्या उसे सच में लड़ते वक्त मूव करना जरूरी है। एनिमी से अटैक होने पर कैंग समझता है कि फाइट उससे ज्यादा मुश्किल हो गई है, और सोचता है कि वो इतने फास्ट कैसे हैं डीबफ होने के बावजूद। फिर भी और कोई चॉइस नहीं है, बस फाइट करते रहना होगा।